अमीर और गरीब बेटी की किटी पार्टी ड्रेस। ओह माय गॉड टीना, तूने कीचड़ वाले ड्रेस की किटी पार्टी रखी है। ये हमें बताया क्यों नहीं? अब क्या ऐसे लोग हमारे साथ पार्टी में रहेंगे? शीतल सही बोलती है, गरीब लोगों को ना किटी पार्टी में बुलाना ही नहीं चाहिए। और ये देखो, पहली बार आई हो और इसी में ही रूपाली ने अपने रंग दिखा दिए और बेचारी आंटी को भी बेइज्जत करवाने के लिए ऐसे लाई है। You are right, मोना। देख टीना, look it happened just as I told you। इसीलिए मैं किटी पार्टी में इन लोगों को इनवाइट नहीं करना चाहती थी और वही हुआ। ये अपने गरीब बेकार कपड़ों में आ गए और इस बार तो किसी की उछाली हुई कीचड़ के कपड़ों में आ गए। Whatever, मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। अगर तुझे किटी पार्टी स्टार्ट करनी है तो कर दे। नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है। शीतल, मैं तेरी माँ हूँ और रूपाली तेरी बहन। तो किटी पार्टी में सबके सामने ऐसा कैसे कह सकती है? कैसी हालत में आपको अपना मानने से अच्छा मैं इग्नोर कर दूं। ये सुन दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। आखिर क्यों शीतल ने भरी किटी पार्टी में अपनी माँ और गरीब बहन का मजाक उड़ा दिया? क्यों वो उनसे इतना खफा थी? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां गरीब बहन रूपाली रोटी बनाकर अपनी माँ को खिला रही थी और शीतल फोन में लगी थी। शीतल, माँ ने खाना खा लिया है, तू भी गर्मा गर्म खाना खा ले। क्यों फोन में लगी हुई है? रूपाली, क्या दिक्कत है? अब मैं अपना फोन भी नहीं चला सकती क्या? वैसे ही गर्मी में दिमाग खराब हो रहा है। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं किटी पार्टी में जाऊंगी। अभी मेरी फ्रेंड आने ही वाली है। तभी शीतल की सहेली टीना घर में आती है। सुधा आंटी नमस्ते। वो दरअसल मैं शीतल को लेने आई थी। हम दोनों को पीहू ने किटी पार्टी में बुलाया है। नमस्ते बेटा, खुश रहो। ठीक है, ले जाओ शीतल को। अरे रूपाली, तू भी चलना किटी पार्टी में। कभी भी किटी पार्टी में आती नहीं है। नहीं यार, मैं किटी पार्टी में नहीं आऊंगी। तुम सब लोग अमीर हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हो और मेरे पास अच्छी ड्रेस भी नहीं है। सिर्फ गिने चुने पुराने सूट हैं। सुन लिया मेरी बड़ी बहन ने क्या कहा? उसके पास कपड़े नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, तू उसे अपनी ड्रेस दे दे या फिर वो मेरे घर पर जाकर पहन लेगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर कभी किटी पार्टी में आऊंगी। आई डोंट थिंक सो। तब शीतल अपनी बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनकर किटी पार्टी में चली जाती है। दरअसल गरीब माँ सुधा ने अपने पति के जाने के बाद बड़ी मुश्किल से दोनों बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसमें छोटी बेटी शीतल माँ से पैसे लेकर अपने लिए अच्छे कपड़े ले आती है, लेकिन वहीं बड़ी बेटी माँ की पुरानी साड़ी से ही अपना सूट बनाकर पहनती है, जिस वजह से रूपाली सिर्फ किटी पार्टी ही नहीं बाकी पार्टी में भी नहीं जाया करती थी। 2 दिन बाद शीतल अपने बॉयफ्रेंड हितेश के साथ मूवी देखकर आती है और घर के बाहर बाइक से उतरती है। ये देख पड़ोसन सुधा को चुगली कर देती है। तब शीतल, मुझे तुझसे बात करनी है। मेरी आंखों में देख। ये बता, तूने कसम खाई है कि मेरी इज्जत डुबा कर ही रहेगी? माँ, ये जलेबी की तरह मुझसे बात मत किया करो, सीधे बोलो। हाँ तो सीधा सुन। मुझे गली की औरतें बताती हैं तू उस लड़के के साथ इधर उधर घूमती रहती है। तू ये सब कब बंद करेगी? ओफो माँ, 4 लोग 40 बातें करते हैं। किसका किसका सुनोगी? किस किस का मुंह बंद करोगी? और मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बॉयफ्रेंड हितेश से ही शादी करूंगी, यानी कि लव मैरिज। मेरी बड़ी बहन बेवकूफ का रिश्ता तो आपने गरीब जगह तय कर दिया है। अब ये अरेंज मैरिज करेगी। लेकिन माँ, मैं ऐसी गरीबों की जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए जो कि मुझे मेरा बॉयफ्रेंड देगा। माँ, अगर शीतल कह रही है तो उसकी लव मैरिज कर दीजिए। वैसे भी लड़के वाले राजी हैं और हमारी शीतल खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। ठीक है, मैं इसकी शादी इसकी मर्जी से ही करवाऊंगी। ये सुन शीतल अपनी माँ को गले लगा लेती है। दिन गुजरते हैं। बेचारी सुधा जैसे तैसे अपनी दोनों बेटी की शादी की तैयारी करती है। एक तरफ बड़ी बेटी रमेश से शादी करके गरीब ससुराल चली जाती है, तो वहीं अमीर बेटी अपने बॉयफ्रेंड से लव मैरिज कर अमीर ससुराल पहुंच जाती है, जहां वो बहुत खुश होती है। नौकर चाकर एक बार में उसकी बात मानकर उसके मन का खाना सामने पेश कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सास और पति के साथ महंगे महंगे कपड़े, ज्वेलरी, सबकी शॉपिंग करती है। वहीं बेचारी गरीब बहन रूपाली अपनी झोपड़ी जैसे ससुराल में सास ससुर की सेवा करती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी खाली पेट की दवाई और ये काढ़ा मैंने बना दिया, इसको पी लीजिए। इसके 1 घंटे बाद मैं आपको खाना खिलाऊंगी। और पापा जी के लिए आज मैंने खिचड़ी बनाई है। अभी सो रहे हैं वो, लेकिन जागने के बाद मैं यही खिलाऊंगी। हे भगवान, शादी के बाद ही तूने कुछ ही दिनों में अपना ससुराल संभाल लिया। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं तेरी नहीं तो मेरी सास है। कितने अच्छे से तू सबका ख्याल रखती है। माँ जी, अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो कौन करेगा?
ओहो, कल कपड़े धोते समय आपका एक ब्लाउज फट गया था, पुराना भी था, तो आज मुझे नया सिलना है। लेकिन बेटी कपड़ा मेरी शादी का है ना माँ जी, नया कपड़ा उसी का ही बनाऊंगी। तब रूपाली अपनी सास के लिए नया ब्लाउज बना देती है, जो कि सास को बहुत पसंद आता है। वाह बहू, तुझे तो बहुत अच्छी सिलाई आती है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं और भी अलग अलग तरीके के कपड़े सिल लेती हूँ, सूट, साड़ी, लहंगा, गाउन, सब कुछ। मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने मुझे तेरे जैसी प्यारी और गुणी बहू दी है। 6 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन रूपाली बाजार से मिट्टी के बर्तन खरीद रही थी। तब वहां शादीशुदा टीना और शीतल भी कुछ खरीद रहे थे कि वो रूपाली से मिलते हैं। अरे वाह, मुझे तो पता नहीं था, आज मैं सिर्फ शीतल से ही नहीं तुझसे भी मिल लूंगी रूपाली। तुझसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे तुम दोनों साथ में कैसे? अरे शादी के बाद मैंने एक भी किटी पार्टी नहीं करी, तो बस उसी का ही सामान खरीद रही थी। फिर चप्पल टूट गई तो यहाँ आ गई और अब तू मिल गई है, तो तू भी मेरी किटी पार्टी में शामिल हो जा। नहीं यार, मैं कैसे आऊंगी किटी पार्टी में, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। टीना, मैंने कहा था ना, शादी के बाद भी ये बिल्कुल नहीं बदली और इसीलिए मैं अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। देखा रूपाली, तेरी जिंदगी आज भी गरीबी में है, ना तेरे पास पैसे हैं ना कपड़े, इसीलिए तू आज तक एक भी किटी पार्टी में नहीं आई। यार वो तेरी बहन है, तो हेल्प भी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, देख रूपाली, इस बार तू मना नहीं करेगी, इस बार तुझे आना होगा। और इस बार किटी पार्टी की थीम थोड़ी अलग। इस बार जो भी किटी पार्टी में आएंगे वो अपनी माँ के साथ आएंगे। तू भी आंटी को लेकर आना, या फिर शीतल तू लिया। अरे यार, तूने कैसी थीम रखी है किटी पार्टी की? मैं बस अच्छी ड्रेस पहन कर आऊंगी, इन लोगों के साथ मुझे नहीं आना। गरीब वाली हरकत करेंगे और मैं बाकियों के सामने एम्बैरेस हो जाऊंगी। कोई बात नहीं रूपाली, तू आंटी को ले आना। तब टीना उसे अपने ससुराल का एड्रेस दे देती है और रूपाली किटी पार्टी में आने के लिए हाँ भी कह देती है। तब अगले दिन वो अपनी माँ के पास जाती है और किटी पार्टी की बात बताती है। रूपाली, जैसे शीतल मुझे किटी पार्टी में नहीं ले जाना चाहती, वैसे तू भी मुझे मत ले जा। नहीं माँ, इस बार हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। और मैंने कुछ पैसे बचाए थे जिससे मैं मार्केट से कपड़े खरीद कर ले आई हूँ और यहाँ पर बनाऊंगी आपके लिए और अपने लिए। मैंने माँ जी से कह दिया है कि मैं 2-3 दिन बाद ससुराल वापस आ जाऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची। तब रूपाली अपनी माँ के लिए बहुत सुंदर सी साड़ी ब्लाउज तैयार करती है और अपने लिए गाउन। 1.5 दिन की मेहनत से सारे नग मोती लगाकर कपड़े तैयार हो जाते हैं, जिसे अगले दिन दोनों माँ बेटी पहनकर जाते हैं कि रास्ते में कोई गाड़ी वाला उनके ऊपर कीचड़ उछाल देता है। जिसके बाद वो पार्टी में सबके सामने गंदे कपड़ों में पहुंचते हैं और सब उन पर हंसते हैं। तब टीना, आंटी रूपाली, आप दोनों वॉशरूम में जाकर साफ कर लीजिए, या मैं कपड़े देती हूँ, आप बदल लीजिए। टीना, जो कपड़े मैं और माँ पहन कर आए हैं, क्या वो जल्दी से धुलकर सूख सकते हैं किसी तरीके से? क्योंकि हम यही पहनना चाहते हैं किटी पार्टी में। हाँ बिल्कुल, मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है। वैसे भी पार्टी शुरू होने में आधा घंटा है, तुम्हारे कपड़े 15-20 मिनट में ही साफ होकर सूख जाएंगे। तब टीना की मदद से रूपाली अपने माँ और अपने कपड़े ऑटोमेटिक मशीन में धोने के लिए डाल देती है और 10 से 15-20 मिनट में ही उनके कपड़े बहुत अच्छे से धुल जाते हैं, जिसे पहनने के बाद दोनों बहुत सुंदर लगते हैं और किटी पार्टी में आते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ओ तेरी की शीतल, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तेरी वही मम्मी और बहन है जो अभी कीचड़ में लथपथ थी। यार इनकी किटी पार्टी की ड्रेस तो कितनी अच्छी है यार, इतनी अच्छी है कि इस पूरी किटी पार्टी में यही दोनों चमक रहे हैं। सॉरी आंटी, हमने जो भी आपको पहले कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है शीतल, बुरा मत मानियो, पर तेरी ड्रेस से ज्यादा तेरी मम्मी और बहन अच्छी लग रही है। रूपाली, ये ड्रेस तूने खुद बनाई है ना? हाँ यार शीतल, तूने माँ को ठुकरा कर बहुत गलत किया है। माँ ने हमेशा तुझे इतने पैसे दिए कि तू अपने लिए अच्छे कपड़े लाकर पहने, और तूने उन्हें ये सिला दिया। अपनी बेइज्जती के लिए तूने उन्हें किटी पार्टी में नहीं बुलाया। बहन जी, मैं टीना की माँ हूँ और जिस तरह से आपकी बड़ी बेटी ने आपका साथ दिया, भगवान ऐसे ही औलाद सबको दे। मुझे लगा नहीं था शीतल बेटी तुम ऐसी निकलोगी। आपके कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये सब सुन शीतल की आंखें गुस्से से लाल और शर्मिंदगी से आंसुओं से भरी थी। साथ ही उसकी ड्रेस की भी बेइज्जती हो चुकी थी, इसलिए वो किटी पार्टी से चली जाती है और बाकी सब माँ बेटियां अपने अलग अलग गेम्स खेलकर किटी पार्टी एंजॉय करती हैं। हाथ जोड़ कर खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुरादे एक बार मेरी माँ। तेरी कंजक बिठाऊं, पूरी हलवा खिलाऊं, तुझे भोग लगाऊं, लाल चुनरी चढ़ाऊं। भजन गाते गाते व्रत भूखी बांझ बहू दुर्गा की आंखें डबडबा जाती हैं। तभी हलवे की खुशबू सूंघते हुए उसकी कंजूस सास सौदामिनी आ जाती है। मैं तो सोच रही थी कि पड़ोसियों के घर में घी में पूरी पकवान छाने जा रहे हैं। क्यों री मेरी बांझ बहू,
मेरे घर में क्या तेरे बाप ने घी का भंडार भरवा रखा है जो चुरा कर हलवा बना रही है? माँ, मेरे बाल। माँ जी, मैंने चोरी नहीं की। मेरी माता पार्वती की कसम, आज मेरा संतान प्राप्ति का व्रत है। पंडित जी ने कहा था घी के पकवान खाते, मगर मैंने घी के पकवान नहीं बनाया, बस आटे का हलवा बना रही थी, इसलिए थोड़ा सा घी लिया था। चोर की दाढ़ी में तिनका व्रत तो एक ढोंग है। तेरी चटोरी जीभ को घी में चुपड़ा हलवा तो हड़पना था। आग बबूला होकर अत्याचारी सौदामिनी अपनी बहू का हाथ जला देती है। हाय हाय, हे राम जी, सौदामिनी, ऊपर वाले से खौफ खाओ। अपनी लक्ष्मी जैसी बहू पर क्यों कसाई की तरह जुल्म कर रही हो? ज्यादा तुझे मुझे ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है कौशल्या बहन। तुम्हारा घर तो पोते पोतियों से हरा भरा है, कर्म तो मेरे फूटे हैं जो इस जैसी बांझ को ब्याह कर ले आई। पोते का मुंह दिखाना तो दूर, इसके सूखे कोख से एक पोती भी पैदा नहीं हुई। हर बार ही सौदामिनी दुर्गा को बांझ होने का ताना कसती थी। दुर्गा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे। बच्चा ना होने के चलते पति के मन में खटास पड़ चुकी थी और सौदामिनी उसे फूटी आंख भी पसंद नहीं करती थी। पड़ोसनों की भीड़ जमाने के चलते उस वक्त तो वो दुर्गा को छोड़ देती है, मगर रात को खाना खाते वक्त रमेश प्लेट छीन लेता है। क्या हुआ जी, आपने थाली क्यों छीन ली? मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया है, रोटी दे दीजिए। मुफ्त का खाना खा खाकर बहुत ही ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुझको, आज तेरी चर्बी उतारनी पड़ेगी। रमेश बेल्ट से दुर्गा को बेरहमी से मारने लगता है। माँ! मार रमेश, और मार इस बांझ को, आज इसकी खाल खींच ले, मार डाल इसको आंगन में, गौड़ देंगे तुझे कुंवारा बताकर मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। रमेश दुर्गा को मारकर अधमरा कर देता है। वह पीड़ा में बहुत ससकती है। क्यों माँ पार्वती, क्या मुझ बांझ के भाग्य में गर्भ का फल नहीं लिखा है? आंसुओं से बिछौना भिगोते हुए उसकी आंख लग जाती है। तभी तेज चमक के बीच माता पार्वती को वो देखती है। जागो दुर्गा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। पार्वती माँ, आज मुझ बांझ का जीवन तर गया आपके दर्शन पाकर। दुर्गा, तुम इन दरिद्र माँ बेटे के नरक जैसे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें बहुत सी बेटियों की धन्य माता बनाऊंगी, यही मेरा वरदान है। तभी दुर्गा का सपना टूट जाता है। सुबह के 4 बजे के पहर का सपना तो सच होता है। मेरी माता ने वरदान दिया है, वो सही होगा। दुर्गा टूटे मन से ससुराल को त्याग कर निकल जाती है। सुबह से दोपहर की तपतपाती धूप छा जाती है। जमीन तो अंगारों की तरह सुलग रही है, गला भी सूख रहा है। तभी एक कूड़ेदान के सामने ठंडे पानी का प्याऊ दिखता है। रहने खाने का तो कोई ठिकाना नहीं है, पानी पीकर पेट भर लेती हूँ। कितना मीठा पानी है, अमृत की तरह। ये इतना छटपटाकर किसका बच्चा रो रहा है? तभी दुर्गा कचरादान में 2, 3, 12, 15 साल की लड़कियों को कूड़ा बीनते देखती है। कड़ी धूप में उनकी 2 छोटी दूध वाली बहन बिलख रही थी। दुर्गा दोनों को सीने से लगा लेती है। नहीं मेरी बच्ची, रोते नहीं है। दीदी, वो देखो आंटी ने मुनिया चुनिया को उठा लिया है। आंटी, हमारी बहनों को हमें दे दो। बेटी देखो, तुम्हारी बहनों की धूप में सुलाने के चलते छाले पड़ गए हैं। तुम इतनी गर्मी में कूड़ा बीन रही हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? घर का पता पूछने पर निशा पूजा रो पड़ती है। तो मर गई है, पर पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और हमें घर से निकाल दिया। हम अनाथ हैं, हमारा कोई भी नहीं है। बच्चियों के आंसू देखकर बांझ दुर्गा का कलेजा फट जाता है। आज से तुम सब अनाथ नहीं हो, मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। भीषण गर्मी में दुर्गा पांचों को लेकर दर दर भटकती हुई एक घने जंगल में पहुंच जाती है। बेटियों, इतनी भीषण गर्मी में बिना घर के हम कैसे रहेंगे? बिना पैसों के कोई किराए पर कमरा भी नहीं देगा। तभी जंगल में छाई हरियाली और जीव जंतु का पेड़ के नीचे सोई देखकर पूजा निशा का जुगाड़ू दिमाग चलता है। माँ देखो, इस जंगल में कितने घने मोटे ताजा तनी वाले पेड़ हैं और कितनी हरियाली घास भी है। हम इसकी सहायता से अपना जुगाड़ घर बना लेंगे। हाँ, वैसे भी गर्मी के मौसम में घास के घर ठंडक प्रदान करते हैं। फिर दुर्गा अपनी 2 बेटियों को घास पर लिटाकर बाकी 3 जुगाड़ू बेटियों के साथ घर की तैयारी में लगती है। एक लकड़ी कटवाती है तो 2 घास नोचती हैं और सब मिलकर घर बनाते हैं कि अगले दिन। मेरी बेटियों, तुम अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। तभी पूजा लिपट कर रोते हुए,
माँ मैं छोड़कर मत जाओ ना। मेरी दुलारी बेटी, अगर मैं जाऊंगी नहीं तो तुम पांचों का पेट कैसे भरवाऊंगी। कड़ी गर्मी में दुर्गा भूखी प्यासी कई जगह काम मांगती है, लेकिन उसके गंदे कपड़े देखकर दुत्कार कर लोग उसे भगा देते हैं। आखिर में वो एक ढाबे पर जाती है जहाँ लोग बैठकर खा पी रहे थे और 10 बहनें काम कर रही थी। मालिक मक्खन लाल पैसे की गल्ले पर बैठा था। अरे मक्खन लाल जी, एक बड़ा गिलास छाछ का मंगवा दीजिए, कितनी देर हो गई बोले हुए। जी जी, बस अभी लाया। खुंदक खाते हुए माखन लाल अंदर जाकर बबीता और उसकी बहन पर भड़क जाता है। अनीता, कंचन, गोपी, मैंने शिकंजी तैयार कर दी है, जाकर खाने वाले को दे दो। जी दीदी। अरे तुम 10 जनों को इतनी खुराक खिलाने का क्या फायदा, इतनी सुस्त मुर्गी की तरह काम कर रही हो। छाछ बना कि नहीं? बस बनने वाला है सेठ। गुंजन, मैं छाछ बिलोती हूँ, तुम गिलास में डालो। जी दीदी। तभी दुर्गा आ जाती है। नमस्कार सेठ जी, कोई काम मिलेगा क्या? कोई काम नहीं है, चलो फूटो यहाँ से। सेठ जी, मैं बर्तन भी मांज लूंगी, जो ठीक लगे पगार दे देना। लालची माखन लाल दुर्गा की लाचारी देखकर काम पर रख लेता है। 2-4 दिनों में उसे 10 लड़कियों से गहरा लगाव सा हो जाता है। आंटी, आप इतनी धूप में अकेले बर्तन क्यों मांज रही हो? हमें बुला ली थी। नहीं बेटी, मैं मांज लूंगी, रहने दो। आंटी, आप मांज लीजिए, मैं और गुंजन दीदी खंगाल देते हैं। तभी माखन लाल आकर गोपी गुंजन पर राशन पानी लेकर चढ़ जाता है। तुम दोनों छोकरी कस्टमर को खाना परोसना छोड़कर यहाँ बर्तन मंजवा रही हो, तो इसे झक मारने के लिए थोड़े रखा है। मैं तुम्हें हराम में नहीं खिलाता हूँ। सेठ, सारा दिन हम गर्मी में काम करते हैं, तब जाकर रात में बाकी का बचा खुचा जूठा खाना देते हैं आप। गोपी के जवाब देने पर माखन लाल को मिर्ची लग जाती है। मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, जिसका खाना उसको आंखें दिखाना। चलो निकल जाओ मेरे ढाबे पर से। सेठ, भगवान के लिए हमारे पेट पर लात मत मारिए, हमें काम से मत निकालिए। उनके गिड़गिड़ाने के बावजूद माखन लाल तरस नहीं खाता और धक्का मार कर निकाल देता है। खुददारी के चलते दुर्गा भी काम छोड़ देती है। सेठ, अब मुझे भी आपके ढाबे पर काम नहीं करना, और आज के बाद ये अनाथ नहीं, मेरी बेटियां हैं, मैं इन्हें पाल पोस लूंगी। दुर्गा उन 11 बहनों को अपने जंगल वाले घर में ले आती है और थोड़े से राशन में सबके लिए खिचड़ी पकाकर परोसती है। मेरे पास तुम सबको खिलाने के लिए कोई पकवान तो नहीं, बस ये खिचड़ी, खा लो। माँ, ये खिचड़ी भी पकवानों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है, क्योंकि इसमें हमारी माँ का प्यार भरा है। अपनी 16 बेटियों के दिल में स्नेह देखकर दुर्गा के दिल से बांझ होने का बोझ खत्म हो जाता है। अगले दिन जुगाड़ू बेटियां जाग कर जंगल से संसाधन जुटाती हैं। कोई लकड़ी काटती है, कोई सूखे पत्ते चुनकर लाती है। बबीता दीदी, अनीता दीदी, देखो मुझे क्या मिला, कच्चा आम। हम इसका अचार बनाकर बाजार में बेच सकते हैं। गर्मी के सीजन में तो हर कोई अचार खाता है। बाकी हम थोड़ा आम का आम पन्ना बनाकर बेचेंगे। शिकंजी वगैरह भी गर्मी में पेय पदार्थ का काम अच्छा चलता है। इस तरह दुर्गा की 16 बेटियों में से कुछ जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचती हैं, तो कुछ कच्चे पक्के आम पन्ना, तो कोई कच्चा आम, तो कोई आम का अचार बनाकर बेचती हैं। देखते देखते वो अपने करीब माँ के जीवन के सुख कष्ट दूर करके उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देती हैं।